नमस्कार दोस्तों, अनुराग मिश्रा नाम है हमारा। स्वागत है आपका गीता नंदन एकेडमी में। हर नया प्रोजेक्ट बड़े सपने के साथ शुरू होता है और बहुत लोगों को फायदा पहुंचा जाता है, पर कभी कभी यह प्रोजेक्ट धन, समय और मेहनत की बर्बादी हो जाती है। आज हम बात करेंगे टॉप ऐसे 5 मेगा प्रोजेक्ट की जिसमें धन, समय और बहुत सारे लोगों की मेहनत बर्बाद हो गई। तो शुरू करते हैं। नंबर 5, इंटरस्टेट H3 हाईवे, हवाई। दोस्तों, अमेरिका का हवाई राज्य वैसे तो अपने खूबसूरत समुद्र तटों और हरे भरे पहाड़ों के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ एक ऐसा हाईवे है जो जितना सुंदर है उतना ही विवादित भी। इंटरस्टेट H3 करीब 26 किलोमीटर लंबा ये हाईवे दुनिया के सबसे शानदार नज़ारों से होकर गुजरता है। इतना कि शुरू में डर था कि लोग गाड़ी रोककर फोटो खींचेंगे और ट्रैफिक जाम लग जाएगा। लेकिन इसकी कहानी केवल खूबसूरती तक सीमित नहीं है। 1960 में इसका आइडिया आया था, मुख्य तौर पर रक्षा कारणों से। इसे पर्ल हार्बर नेवल बेस दक्षिणी तट को मरीन कॉर्प्स एयर स्टेशन पूर्वी तट से जोड़ना था। जैसे ही इसकी घोषणा हुई, पर्यावरण समूह और स्थानीय हवाई निवासी विरोध में उतर आए। उन्हें डर था कि यह प्रोजेक्ट बड़े पैमाने पर शहरीकरण और पवित्र घाटियों के नष्ट होने का कारण बनेगा। पर्यावरण कानूनों और रूट बदलने की जरूरत ने इसे सालों तक लटका दिया। आखिरकार 1986 में अमेरिकी कांग्रेस ने इस प्रोजेक्ट को पर्यावरणीय नियमों से छूट दे दी और 1989 में इसका निर्माण शुरू हुआ। 1997 में, पूरे 37 साल बाद, ये हाईवे जनता के लिए खोला गया। तकनीकी दृष्टि से यह एक इंजीनियरिंग चमत्कार है। कठिन पहाड़ी इलाकों में सुरंगों और वायाडक्ट्स का इस्तेमाल करके इसे इस तरह बनाया गया कि घाटियों का पर्यावरण सुरक्षित रहे। लेकिन बार बार डिजाइन बदलने और महंगी तकनीक के कारण लागत मूल अनुमान से 5 गुना बढ़ गई। कुल खर्च हुआ $1.3 बिलियन, यानी लगभग $50 मिलियन प्रति किलोमीटर, जो दुनिया में सबसे महंगा रिकॉर्ड है। हालांकि आलोचकों के मुताबिक आज ये रोड टू नोवेयर बन चुका है। 60 के दशक की रक्षा जरूरतें अब प्रासंगिक नहीं रहीं और इसका कोई सीधा कनेक्शन डाउनटाउन होनोलुलु से नहीं है। सबसे अहम बात, बहुत से मूल हवाई निवासी इसे श्रापित मानते हैं क्योंकि इसके निर्माण में कई धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल नष्ट हुए। कई लोग आज भी इस पर सफर करने से बचते हैं। इस तरह इंटरस्टेट H3 एक तरफ जहां आधुनिक इंजीनियरिंग का नमूना है, वहीं दूसरी तरफ यह इस बात की मिसाल भी है कि हर खूबसूरत मेगा प्रोजेक्ट सबके लिए उपयोगी नहीं होता। नंबर 4, सियुदाद रियल सेंट्रल एयरपोर्ट, स्पेन। स्पेन दुनिया के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। इसी वजह से 2000 के दशक में एक बड़े सपने ने आकार लिया, सियुदाद रियल सेंट्रल एयरपोर्ट। मकसद था मैड्रिड के भीड़भाड़ वाले मुख्य हवाई अड्डे का बोझ कम करना और घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए एक शानदार विकल्प देना। इस एयरपोर्ट में यूरोप की 5 सबसे लंबी रनवे में से एक बनाई गई और सालाना 20 लाख यात्रियों को संभालने की क्षमता थी। आगे इसे 1 करोड़ यात्रियों की क्षमता तक बढ़ाने का प्लान भी था। 2009 में लगभग $1.3 बिलियन खर्च करके इसे शुरू किया गया। शुरुआत में यह एक महत्वाकांक्षी और जरूरी प्रोजेक्ट लग रहा था, लेकिन असली मुश्किल इसकी लोकेशन थी। नाम सेंट्रल एयरपोर्ट होने के बावजूद ये मैड्रिड से 200 किलोमीटर दूर था। यात्रियों के लिए ये दूरी काफी असुविधाजनक थी और एयरलाइंस भी राजधानी के नजदीकी एयरपोर्ट को ही प्राथमिकता देती रहीं। नतीजा ये हुआ कि पहले साल के भीतर ही यहाँ केवल एक छोटी एयरलाइन बची। यात्री कम होते गए और कर्ज बढ़ता गया। 2012 तक एयरपोर्ट पर $350 मिलियन का कर्ज हो गया और कंपनी दिवालिया हो गई। 2013 में इसे नीलामी में बेचने की कोशिश हुई, लेकिन $12,000 जैसी हास्यास्पद बोली भी सामने आई। 2014 में ये ब्रिटिश टीवी शो टॉप गियर में एक त्यागा हुआ एयरपोर्ट के रूप में दिखाया गया। नंबर 3, नेपियो, म्यांमार की नई राजधानी। राजधानियां बदलना कोई नई बात नहीं है। ब्राजील, मिस्र, पाकिस्तान जैसे कई देशों ने ऐसा किया है, लेकिन म्यांमार की नई राजधानी नेपियो की कहानी सबसे अनोखी और रहस्यमयी है। 2002 में म्यांमार की सैन्य सरकार ने गुपचुप तरीके से एक नई राजधानी बनाने का काम शुरू किया। नवंबर 2005 में उन्होंने अचानक घोषणा कर दी कि देश की राजधानी बदल रही है, लेकिन नाम छिपा लिया। 4 महीने बाद नाम बताया गया नेपियो, जिसका मतलब है राजा का निवास। क्यों बदली राजधानी? इसकी वजहें साफ नहीं थीं। कुछ लोगों का मानना था कि सैन्य नेतृत्व समुद्र से हमले के खतरे से डर रहा था, तो कुछ का कहना था कि यह फैसला ज्योतिषियों की सलाह पर लिया गया। एक व्यावहारिक कारण भी था। पुरानी राजधानी यांगून में 70 लाख लोग रहते हैं। शहर की क्षमता पूरी हो चुकी थी और 2050 तक जनसंख्या दोगुनी होने की उम्मीद थी। नेपियो बनाने पर अब तक करीब $4 बिलियन खर्च हो चुके हैं। शहर में 20 लेन का हाईवे, 100 से ज्यादा लग्जरी होटल, गोल्फ कोर्स, म्यूजियम और यांगून की प्रसिद्ध इमारत का 99 मीटर ऊंचा प्रतिरूप भी है। लेकिन एक जरूरी चीज यहाँ नहीं है, जनसंख्या। करीब 10 लाख से कम लोग यहाँ रहते हैं और उनमें से ज्यादातर पुराने गांवों के निवासी हैं। अच्छे अस्पताल, बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसरों की कमी के कारण लोग यहाँ बसने से बचते हैं। नतीजा यह है कि विशाल 20 लेन का हाईवे ज्यादातर खाली रहता है।
हवाई अड्डा 35 लाख यात्रियों की क्षमता रखता है, लेकिन रोजाना सिर्फ दर्जनों यात्री आते हैं और होटल व मॉल अक्सर खाली पड़े रहते हैं। नेपियो को भूतिया शहर कहा जाता है, लेकिन म्यांमार सरकार इसे भविष्य का शहर मानती है। बढ़ती आबादी के साथ शायद एक दिन यह अपनी क्षमता को साबित करे। फिलहाल यह एक महंगा मेगा प्रोजेक्ट है जो देखने में शानदार है, लेकिन अधिकांश आबादी के लिए बेकार साबित हुआ है। नंबर 2, फॉरेस्ट सिटी, मलेशिया का हरा भरा सपना। मलेशिया ने एक ऐसी स्मार्ट सिटी बनाने का सपना देखा जो पूरी तरह हरियाली और तकनीक का संगम हो। ये थी फॉरेस्ट सिटी, 4 कृत्रिम द्वीपों पर बसी एक भविष्य की नगरी जिसे एक कृत्रिम जंगल पारिस्थितिकी तंत्र के साथ डिजाइन किया गया। इसकी सबसे बड़ी खासियत थी इसकी लोकेशन। ये सिंगापुर के बेहद करीब है, दुनिया का दूसरा सबसे व्यस्त बंदरगाह और एक समृद्ध अर्थव्यवस्था। 20 मिनट में सिंगापुर पहुंचने के लिए दूसरा लिंक ब्रिज भी तैयार किया गया। यहां अपना कस्टम्स सिस्टम होना था जिससे लोग आसानी से सिंगापुर आ जा सकें। डिजाइन के मुताबिक हर इमारत में ग्रीन रूफटॉप्स और वर्टिकल गार्डन होने थे, सड़कें 2 लेयर में, नीचे ट्रैफिक और पार्किंग, ऊपर पार्क, स्पोर्ट्स सुविधाएं और ट्रांसपोर्ट हब। ये शहर पूरी तरह रिन्यूएबल एनर्जी से चलना था और 2035 तक पूरा होने का प्लान था। कुल लागत लगभग $100 बिलियन। पहले कुछ सालों में ज्यादातर निवेश चीन से आया। चीनी निवेशक जो अपने देश में महंगे घर खरीदने में असमर्थ थे, यहां फ्लैट खरीदने लगे। 2019 तक यहां की 80% संपत्ति चीनी नागरिकों के पास थी और सड़कों पर अंदर छोटी इना भाषा के साइनबोर्ड दिखने लगे। लेकिन मलेशिया के स्थानीय लोग इन फ्लैट्स की कीमत वहन नहीं कर सकते थे। इससे विवाद बढ़ा और इसे नए तरह का उपनिवेशवाद कहा जाने लगा। सरकार बदली और प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने विदेशी नागरिकों के लिए संपत्ति खरीदने पर रोक लगा दी। इससे नए निवेशक रुक गए, कई पुराने निकल गए। फिर आई कोविड-19 महामारी, यात्रा प्रतिबंधों ने इस प्रोजेक्ट की रफ्तार तोड़ दी। 2020 की शुरुआत तक सिर्फ 500 लोग इस शहर में रह रहे थे, जबकि इसकी योजना 7 लाख लोगों के लिए थी। आज स्थिति यह है कि बिक्री ठप है, सैकड़ों कर्मचारी निकाले जा चुके हैं और शहर अधूरा पड़ा है। फॉरेस्ट सिटी शायद शुरू से ही अपने समय से बहुत आगे थी, महंगी, जटिल और राजनीतिक विवादों में फंसी। अरबों डॉलर खर्च होने के बावजूद फिलहाल ये भी एक बेकार मेगा प्रोजेक्ट की सूची में शामिल है। नंबर 1, यक्का माउंटेन, परमाणु कचरे का अधूरा घर। दोस्तों, दुनिया में जब भी खतरनाक कचरे की बात होती है तो परमाणु कचरा सबसे ऊपर आता है। ये हजारों सालों तक खतरनाक बना रहता है और अगर इसे सही तरीके से स्टोर न किया जाए तो यह इंसानों और पर्यावरण दोनों के लिए विनाशकारी हो सकता है। अमेरिका में फिलहाल ये कचरा वहीं रखा जाता है जहां ये बनता है, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के पास ऊपर जमीन पर। वैज्ञानिक मानते हैं कि इसका सबसे सुरक्षित और स्थायी समाधान है इसे गहरे भूमिगत जमा करना। 1987 में अमेरिकी सरकार ने इस काम के लिए नेवाडा के यक्का माउंटेन को चुना। ये जगह आबादी से दूर थी और पास ही अमेरिका का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ परमाणु परीक्षण स्थल था। योजना के अनुसार यहां 300 मीटर गहरी सुरंगों में देशभर का परमाणु कचरा रखा जाना था। यक्का माउंटेन ज्वालामुखी की राख से बनी है जो रेडियोधर्मी पदार्थ को सोख सकती है और टूटने का खतरा कम है। कागज पर सब सही दिख रहा था, लेकिन नेवाडा के लोग इसके खिलाफ थे। दरअसल अमेरिका के 34 राज्यों में 100 से ज्यादा परमाणु रिएक्टर साइट हैं, लेकिन नेवाडा में एक भी नहीं। स्थानीय लोग क्यों पूरे देश का परमाणु कचरा झेलें? साथ ही विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि यह साइट पास के जल स्रोत को दूषित कर सकती है, जिस पर सदियों से रहने वाले नेटिव अमेरिकन समुदाय निर्भर हैं। भले ही 2002 में इसे मंजूरी मिल गई और काम शुरू हुआ, विरोध और तेज हो गया। लोगों का कहना था कि कचरे की धुलाई से नेवाडा की छवि और पर्यटन दोनों को नुकसान होगा। जब बराक ओबामा राष्ट्रपति बने तो 2010 में फंडिंग रोक दी गई। 2013 में अदालत ने प्रोजेक्ट फिर शुरू करने का आदेश दिया, लेकिन बाइडेन प्रशासन ने साफ कर दिया कि अब यक्का माउंटेन योजना का हिस्सा नहीं है। करीब $17 बिलियन और 4 दशक की खींचतान के बाद ये प्रोजेक्ट कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ। आज यह एक और उदाहरण है कि कैसे अरबों डॉलर और वर्षों की मेहनत एक बेकार मेगा प्रोजेक्ट में बदल सकती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं लॉर्ड कृष्ण ब्लेस यू ऑल।